आप सभी को नमस्कार। आज हम समीक्षा में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के आपसी संबंधों की। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस वक्त तक रूस और यूक्रेन के बीच एक फुल फ्लेज्ड वॉर शुरू हो चुकी है। इसके पीछे क्या कारण है ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कौन सी फोर्सेज इसके साथ काम कर रही हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्रेन और रूस जो है वो एक दूसरे के आज के दिन पड़ोसी देश हैं। कभी यूक्रेन और रूस एक ही देश होता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आईं, जिनमें एक अमेरिका और दूसरा रसिया, जिसको उस समय यूएसएसआर भी कहते थे। जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं तो इनके सैनिक गठबंधन जरूर चर्चा में आते हैं। इन दोनों बड़ी शक्तियों ने अपने अपने सैनिक गठबंधन बनाए, जिनमें से एक नाटो के नाम से और दूसरा वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नाटो की अगुवाई अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और वार्सा पैक्ट की अगुवाई उस समय यूएसएसआर कर रहा था। उस दौर में शीत युद्ध के समय ज़्यादा से ज़्यादा देशों को वार्सा पैक्ट और नाटो में शामिल करने की होड़ लग गई थी। उस दौर में भारत ने तटस्थ रहते हुए नैम नीति को अपनाया, जिसको आज हम गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ बहुत सारे देश जुड़ गए जो उस वक्त नए स्वतंत्र देश हुए थे। इस विषय में आगे चर्चा करते हुए एक शीत युद्ध का दौर चला। शीत युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जहां पर एक्चुअल में युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध के जैसी स्थिति हर वक्त बनी रहती है। उसको शीत युद्ध कहते हैं। आम लोग इस बारे में जानते हैं। कक्षा 10 और 12 में अक्सर इसके बारे में पढ़ाया जाता है। आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके पीछे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि 15-20 साल के एक अंतराल के बाद दुनिया में ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। जैसे ही आज युद्ध शुरू हुआ, तेल के दाम एकदम से बढ़ गए हैं, शेयर मार्केट दुनिया की गिर गई है, सोने के दाम बढ़ गए हैं। आज हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध रूस और यूक्रेन का है, उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के समय में सब देश इससे प्रभावित होंगे। मुख्य तौर पर जो नाटो के देश ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। उनको इस बारे में समझना चाहिए कि यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन है वो अपनी सप्लाईज़ के लिए, विशेष तौर पर तेल और गैस की सप्लाईज़ के लिए किस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। आप एक समय के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं, ज़्यादा समय आप रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। 1990 में जब यूएसएसआर टूटा और अलग अलग देश बने तो यूक्रेन भी उनमें से एक देश हुआ और एक अलग देश बन गया था। इस बीच अमेरिका ने रूस के सीमा के साथ लगते कुछ पुराने रूस के सहयोगियों को नाटो में शामिल कर लिया। रूस ने इस पर ऐतराज़ जताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक कारण है। 1990-91 में जब रूस का विघटन हुआ तो अमेरिका और रूस के बीच एक संधि हुई थी कि मैं यूरोप में, सेंट्रल यूरोप से आगे नाटो को विस्तार नहीं करूँगा, और इस कारण से दोनों के बीच एक लंबे अंतराल तक, लगभग 2010-11 तक एक शांति समझौता सा चलता रहा और दोनों साथ साथ, बीच में हम देखते हैं एक ऐसा समय भी आया जब दोनों बड़े नज़दीकी संबंध में थे और अच्छे से दोनों काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिका की महत्वाकांक्षा ही कहूँगा मैं कि उसने यूक्रेन को ऑफ़र किया, या यूक्रेन ने अमेरिका को ऑफ़र किया नाटो में शामिल होने का, जिस पर अमेरिका ने अपनी तरफ से सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई और अमेरिका ने इसको ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए रूस के खिलाफ जाने का प्रयास किया, जिससे रूस आप देखते हैं कि नाराज़ है और उसकी नाराज़गी रूस ने दुनिया को बताई भी। परंतु अमेरिका ने कहा अगर कोई देश नाटो में शामिल होना चाहता है मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए थी कि ये देश कौन सा है, ये जगह कौन सी है। रूस के लाख मना करने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन और नाटो के जो देश हैं वो इस बात पर सहमत रहे कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहे तो हो सकता है। इस बात की हम समीक्षा करेंगे। परंतु रूस की जो चेतावनी थी उस पर ज़्यादा सा ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके थोड़े से हम बैकग्राउंड में बात करते हैं 2013-14 की। 2013-14 में भी ऐसी ही चर्चा शुरू हुई थी। तो उस वक्त भी रूस ने यूक्रेन के एक हिस्से को, जहां पर आप देखेंगे दक्षिण में, यूक्रेन के दक्षिण में एक हिस्सा था क्रीमिया को भी इसी तरीके से आज़ाद घोषित कर दिया था और उस पर इनडायरेक्टली अपना शासन शुरू कर दिया था। और आज वो क्रीमिया का जो हिस्सा है वो ज़्यादातर रूस के ही अधिकार क्षेत्र में है। क्रीमिया एक ऐसी जगह है जहां से होते हुए यूरोप में तेल उत्पादन जो है वो मैक्सिमम पाइपलाइंस और पेट्रोलियम पदार्थ यूरोप में वहाँ से जाते हैं। अब जो दो हिस्सों की हम चर्चा कर रहे हैं यूक्रेन के, जिसको
रूस ने कल देर रात आज़ाद घोषित कर दिया और उसकी सपोर्ट में अपनी सेनाएं उस हिस्सों में भेज दी। उन दो हिस्सों के नाम है लोहांस्क और डोनेत्स्क। ये दो हिस्से यूक्रेन से अलग घोषित करके रूस ने कहा कि ये दोनों आज़ाद देश हैं। अब इन दोनों हिस्सों में यूक्रेन समर्थित कम लोग रहते हैं और रूस समर्थित ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर हम यहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ भाषा के आधार पर रशियन भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं और यूक्रेन की तरफ के लोग कम हैं। तो यहाँ पर लोगों ने भी रूस का साथ दिया है। अब हम बात करते हैं इसके पीछे, जैसे मैंने शुरू में इसमें बताया था कि कुछ ऐसी ताकतें भी हैं इसके पीछे जो ऐसा चाहती हैं कि दुनिया में जो एक अमन चैन था वो उतना ना बना रहे। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की आर्म्ड फोर्सेस की। कुछ दुनिया के देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियां हैं या ऐसे कारखाने हैं जो दुनिया के दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करते हैं, जिनमें से अमेरिका एक बड़ा देश है, फ्रांस एक बड़ा देश है, रूस खुद एक बड़ा देश है। अगर दुनिया में इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी कि युद्ध होगा और इस तरह का होगा, तो दुनिया के सभी देशों को, चाहे आज हम छोटे से छोटे देश की बात करें, उसको अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भी एक पॉलिटिक्स इसके पीछे रहती है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का इसमें क्या रोल है? मैं पर्सनली मानता हूँ कि अमेरिका ने रूस को इस स्टेप के लिए उकसाया है। वो अपने इस समीक्षा को एक कॉन्सेप्ट के साथ विराम दूंगा, जिसकी बात है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अगर हम रियलिस्टिक इंटरनेशनल थ्योरी की बात करें तो उसमें सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक थ्योरी दी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कहीं ना कहीं यहाँ 1990 के बाद कहीं ना कहीं सटीक बैठती दिख रही है। तो इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।